everyone. This is our second chapter, Era of One Party Dominance. हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंडिया की जो हमने तीन प्रॉब्लम्स, तीन गोल्स जो हमने डिसाइड किए थे ना, उसमें से हमने फर्स्ट गोल जो था यूनिटी अचीव करना, वो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख लिया। सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे, उसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें जो आप चैप्टर का हेडलाइन देखोगे वो लिखा हुआ है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए और किस तरीके से एक ही पार्टी का यहाँ पे रूल होने लगा। ठीक है, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्टी रूल में आती है और जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। तो इसमें हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। इसमें तीन चीजों पे हम फोकस करेंगे। एक तो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद डोमिनेंस में आती है, और तीसरी चीज की ऑपोजिशन पार्टी क्या थी और उनकी क्या पॉलिसीज थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज थी, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जो हम जैसे इंडिपेंडेंट हुए थे कॉलोनियलिज्म से, ऐसी बहुत सारी कंट्री थी जो कॉलोनियलिज्म से नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी। और ये सारी कंट्रीज जो थी, ये अपनी कंट्री के अंदर नेशनल यूनिटी मेंटेन करके रखना चाहती थी। इनका जो प्रायर मतलब इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ना, वो थी नेशनल यूनिटी। ठीक है, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नेशनल यूनिटी बनाए रखना ये इम्पॉसिबल जैसा था। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है यहाँ पे हमेशा है ना, क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि पार्टी सिस्टम आ जाता है ना। इसलिए बहुत सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो कॉलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंट हुई थी, वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चली। आई बात समझ है? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि बहुत सारी कंट्री में नॉमिनल डेमोक्रेसी लाई गई। ठीक है, जहां पे क्या होता था कि सबसे पहले उन्होंने वन लीडर या वन पार्टी या डायरेक्ट आर्मी रूल से शुरू किया, और उन्होंने अपनी जनता को ये आश्वासन दिया, सॉरी, अपनी जनता को ये आश्वासन दिया कि हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक रिजम जो है उसे स्टेब्लिश कर देंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, सॉरी, इंडिया के अपनी कंट्री के अंदर, जो भी अपने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे करके डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन एक बार हम वन लीडर या वन पार्टी या डायरेक्ट रूल जो भी चल रहा है उसे चलने देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप एक बार डोमिनेंस में आ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आप किसी और को पावर में आने दोगे क्या? नहीं आने दोगे, बस वही था। ठीक है, अब जो लीडर्स थे उन्हें पता था कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलिटिक्स को एज ए नेगेटिविटी नहीं, बल्कि एज ए पॉजिटिव लेके चल रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हम पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स को अगर हम डेमोक्रेसी में देखेंगे, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें स्टेट को कैसे गवर्न करना है और कैसे रेगुलेट करना है। आई बात समझ में? ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो ये कहना है कि पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कंपटीशन एंड पावर। हम इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, देखना आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो डोमिनेंस में आ जाती है, फिर जब वो डोमिनेंस में आ जाती है तो वो दूसरे पार्टीज को डोमिनेंस में आने नहीं देती, जैसे हम सीपीआई और कम्युनिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज व्हाट विल बी गोइंग टू स्टडी। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर ये पढ़ा। ठीक है, हमने लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, किस तरीके से उसे साइन किया गया 24 जनवरी 1950 को, और फाइनली किस तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमने उसे इफेक्ट में लाया। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कंट्री जो थी वो उस दौरान किससे रूल कर रही थी? भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार नहीं बनाया होगा, एग्जैक्टली सरकार नहीं बनाया था, लेकिन वो जो सरकार थी उसका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे बनाई गई थी। उसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करे और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रियल इलेक्शंस हुए। ठीक है, जो कि अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे हुए। आई बात समझ है? फाइनली हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्हें बना दिया जाता है, सेटअप किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनवरी 1950 को, और सुकुमार सेन जो है वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, और इंडिया के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 1950 से शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ? नेक्स्ट, चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस फेस किए थे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इसेंशियल चैलेंज जो था वो था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इंडिया इतनी वास्ट कंट्री थी, ठीक है, और इतनी सारी डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे इसेंशियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो फ्री और फेयर इलेक्शन की आ रही थी। ठीक है, सेकंड क्या था? डीलिमिटेशन एंड इलेक्टोरल रोल। डीलिमिटेशन एंड इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब है कि कंट्री जो है
हमको क्या होता है, हम जब भी इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं ना, तो हमको क्या करना होता है, कब जब भी हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो जैसे कि हम एग्जांपल देती हूँ आपको लोकसभा का। लोकसभा के अंदर 545 सीट्स है, ठीक है ना? तो ये 545 सीट्स है, हर सीट जो है ये एमपी की सीट है, ठीक है? तो ये एमपी कहाँ से आ रहे हैं? ये एमपी आ रहे हैं एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इंडिया जो है उसको स्टार्टिंग में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया गया था, मतलब इंडिया के बहुत सारे टुकड़े किए थे, रियल टुकड़े नहीं किए थे, मतलब एक मैप मैप के ऊपर इंडिया को बहुत सारे टुकड़ों में बांटा था। ये जो टुकड़े थे, हर एक टुकड़ा जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। और इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा आता था जिसको हम एमपी कहते थे लोकसभा के अंदर। और राज्यसभा, अगर हम स्टेट असेंबली में चलेंगे तो उसे एमएलए कहेंगे, ठीक है? आई बात समझ में? जैसे अगर आप राजस्थान की बात करो, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर 200 क्या है, एमएलएज है। तो राजस्थान को हमने 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है। और अगर इंडिया लेवल पे देखोगे आप तो 543 अभी करंटली, ठीक है, मतलब 545, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये डिलिमिटेशन, मतलब हमें बाउंड्री बनानी थी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। और सेकंड, इलेक्टोरल रोल, मतलब हमें उन लोगों की, वो एलिजिबल वोटर की लिस्ट प्रिपेयर करनी थी जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लायक है, ठीक है? अब टाइम कंज्यूमिंग क्या था भाई? एक तो 1950s में ही हमें इलेक्शन कराना था, फिर डिलिमिटेशंस और इलेक्शनल रोल प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है? उसके बाद आता है इशू विद द इलेक्टोरल रोल। अब क्या हुआ कि जब इलेक्टोरल रोल हमने बनाया, मतलब हमारी जो इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्टोरल रोल बनवाया, तो उन्होंने देखा कि इलेक्टोरल रोल के अंदर कुछ 40 लाख विमेन्स जो थी उनको प्रॉपरली लिस्ट नहीं किया गया था। मतलब उनके नाम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, ठीक है? दैट वाज नॉट करेक्ट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और वहां पे भी आप वुमेन्स को आजादी नहीं दे रहे, ठीक है? उनके नाम के आगे भी आपको उनके पति के या फिर उनके पापा के नाम लगाने पड़ रहे हैं, तो ये सही चीज नहीं थी, ठीक है? इसलिए इलेक्शन कमीशन का इस पे क्या रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने इन्हें इसे इन प्रॉपर एंटिटी कहा और उन्होंने इसे करेक्ट करने के लिए बोला बोला या तो करेक्ट करो, नहीं कर सकते तो डिलीट कर दो, वापस करो, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन का प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहली बात, स्केल ऑफ इलेक्शन। तो स्केल ऑफ प्रिपरेशन में है सबसे पहले स्केल ऑफ इलेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कितने लोग, टोटल वोटर्स कितने थे। 170 मिलियन, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। कितने लोगों को इन्हें इलेक्ट करना था? तो इन्हें 3200 एमएलएस को, स्टेट के एमएलएस को इलेक्ट करना था। मतलब उस दौरान स्टेट के कुछ 3200 एमएलएस इलेक्ट होने थे और कुछ 489 मेंबर्स लोकसभा के इलेक्ट होने थे। मतलब अगर मैं कहूँ तो उस दौरान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो कितने में डिवाइडेड थी, समझ में आ गई आपको? 489, ठीक है? आई बात समझ है? 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्ट होके आने थे, ठीक है? उसके बाद आता है लिटरेसी चैलेंज। तो कुछ 15% एलिजिबल वोटर्स थे, ठीक है, जो लिटरेट थे, प्रॉपर तरीके से लिटरेट एलिजिबल वोटर्स जो थे वो 15% ही थे। ऐसा नहीं है कि सारे जो एलिजिबल वोटर्स थे वो लिटरेट थे, नहीं, सब मिक्स थे इसके अंदर, ठीक है ना? जिसमें से लिटरेट 15% थे। फिर आता है स्पेशल वोटिंग मेथड। जब इंडिपेंडेंट हुआ, उस दौरान जो फर्स्ट सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए, उस दौरान जो हमने वोटिंग मेथड यूज कर रखा था, ठीक है, वो कौन सा था? बैलेट बॉक्स वाला। उसके अंदर क्या होता था कि डब्बे रखे जाते थे, ठीक है? उस डब्बे के अंदर और बाहर दोनों जगह स्टिकर लगाया जाता था, जिस भी बंदे का वो बॉक्स होता था, ठीक है? जैसे कि सपोज कोई भी एक्स है तो उस एक्स बंदा जो है उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी पार्टी का नाम लिखा जाएगा, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है? और जैसे आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा है कि एक पंजाब के कोई कमिश्नर थे जिन्होंने बताया कि ये जो बॉक्सेस होते थे इनके ऊपर क्या करते थे कि सैंड पेपर से इनको रब करके और उसके बाद इन पे स्टिकर चिपकाए जाते थे, जिसमें कुछ 5 से 6 घंटे इनके वेस्ट हो जाते थे। मतलब ये इतना हार्ड प्रोसेस था। तो देखो मैंने नीचे लिखा है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, है ना? तो क्या हुआ था ना, बाद में ये बैलेट बॉक्स है ना, बैलेट पेपर पे हम शिफ्ट हुए। बैलेट पेपर में क्या होता है कि पेपर दिया जाता है जिसमें हमें जैसे भी वोट करना है उसके आगे हमें स्टैंप लगाना होता था। और ईवीएम, अब ईवीएम आ गया, ठीक है? 2004 के बाद में ईवीएम जो है वो प्रॉपरली आ गया था, सारी जगह आ गया था, मतलब सारे स्टेट्स में ईवीएम आ गई थी मशीन्स, ठीक है? फिर आता है ट्रेनिंग पर्सनल। इस दौरान फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर हमारा जो चौथा प्रिपरेशन था वो ये था कि हमने कुछ लोगों को ट्रेन किया था, ठीक है? कुछ 3 लाख लोगों को ट्रेन किया था जो कि पोलिंग बूथ पे रहेंगे, पोलिंग स्टाफ के रूप में, ठीक है? आई बात समझ में? तो क्या-क्या किया था हमने? हमने 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट प्रिपेयर की थी, ठीक है? हमने ये बताया कि कितने लोगों को हमें इलेक्ट करना है। हमने ये बताया कि लिटरेट कितने लोग थे। ये बताया कि वोटिंग मेथड हमारा क्या था, ठीक है? और कितने लोगों को हमने ट्रेन किया, ठीक है?
फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस थे? सबसे पहली बात, ये जो इलेक्शन था ये पहली बार ऐसा हो रहा था, ठीक है, कि इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हो रहा है। और ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, और वो भी उस लेवल का इलेक्शन, उस स्टेज पे इलेक्शन हो रहा है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पुअर है और इलिटरेट है। एक ऐसी कंट्री के अंदर इलेक्शन हो रहा है जो पुअर है और इलिटरेट है। आई बात समझ? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लोगों का क्या मानना था? तो लोगों का उस दौरान ये मानना था कि डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में लाई जाती है जो कंट्री प्रॉस्पेरस होती है, ठीक है, या फिर जो लिटरेट कंट्री होती है, जैसे कि यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पे डेमोक्रेसी थी, ठीक है। और बहुत तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी ना यूरोप की, उधर अभी तक तो विमेन्स को राइट ही नहीं दिया गया था। विमेन्स को किसी भी तरीके का राइट नहीं है, देखो, ठीक है। येट टू ग्रांट वोटिंग राइट टू ऑल विमेन्स, ठीक है। इंडिया बोल्ड एक्सपेरिमेंट, और उस पे इंडिया ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाया इंडिया के अंदर, जो कि एक सबसे बोल्ड और रिस्की इंडेवर था, ठीक है। इट मार्क अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम अ प्रैक्टिस इन अदर डेमोक्रेटिक एट दैट टाइम, ठीक है। वहां पे तो अभी तक शुरुआत ही चल रही है, ठीक है, और हम इतने आगे बढ़ गए। फिर उस दौरान क्या व्यूज थे, लोग क्या कह रहे थे हमारे बारे में? तो एक इंडियन एडिटर आता है, ठीक है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो है ये सबसे बड़ा गैम्बल है हिस्ट्री का, ठीक है। दूसरी अगर आप, सॉरी, दूसरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना, कहाँ गया, हाँ, मैगजीन जो है उधर लिखे हुए, मैगजीन के अंदर लिखा हुआ आया कि जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान, तो बोला कि देखना आपके आने वाले टाइम में जवाहरलाल नेहरू जो है ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो इन्होंने अडॉप्ट किए ना, इसे एज अ फेलियर के रूप में देखेंगे। लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू वुड इवेंचुअली एडमिट द फेलियर ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश के एक मेंबर थे जो कि आईएएस ऑफिसर थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमें कोसेगी कि हमने इतना फर्जी इलेक्शन क्यों करवाया, ऐसा ये इन लोगों का मानना है। इलेक्शन अभी तक हुए नहीं है, लेकिन लोगों को पता चल गया इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, और वो भी इतने बड़े लेवल पे। तो सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि भाई इंडिया लिटरेट है, इलिटरेट है, सॉरी, और पुअर है, तो फिर और ऊपर से इतनी वास्ट है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराना ये तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये ब्रिटिश ऑफिशियल जो है, आईएएस ऑफिसर, ये क्या कहते हैं? द इलेक्शंस एंड द प्रिडिक्टिंग, ठीक है, criticize the election and predicting the future generation would view the inclusion of million of illiterate voters as an absurdity। आई बात समझ है? इंडिया जनरल इलेक्शन, अब जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ, क्या था? देखो, सबसे पहले हम टाइम और ड्यूरेशन की बात करते हैं। देखो, इसको है ना 2 बार पोस्टपोन किया गया था, और उसके बाद में ये जो इलेक्शन है ये अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। देखो, इसे हम इंडिया का इलेक्शन, इंडिया का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, इसे हम 1951 भी कह सकते थे ना, है ना, क्योंकि अक्टूबर में शुरू हो गया था। लेकिन इसे 1952 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर वोटिंग जो हुई थी ना वो जनवरी में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टुक प्लेस, 6 महीने तक ये सब कुछ हुआ, ठीक है। कम्पिटिटिवनेस क्या है? इलेक्शंस वर हाईली कम्पिटिटिव, ठीक है। एक एक सीट के ऊपर चार चार कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, देखो कितना जोश होगा लोगों में, ठीक है। वोटर्स पार्टिसिपेशन क्या था? हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। रिजल्ट क्या निकला था भाई? फेयर रिजल्ट निकला था, ठीक है। इवन जो लूजिंग कैंडिडेट थे उनका भी ये मानना था कि इलेक्शंस एकदम सही कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। इम्पैक्ट एंड रिसेप्शन, जो ऊपर ये कंटेम्प्रेरी व्यू देखे ना, इसी के बारे में देखो। पहले हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब इन्हीं लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इन लोगों ने हमें हमें क्या बोला कि हाँ भाई इंडिया ने कर दिखाया। देखो, प्रूव क्रिटिक्स रॉन्ग अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी इन अ पुअर लार्जली इलिटरेट कंट्री। इनका मानना था कि पुअर लार्जली इलिटरेट कंट्री में कभी डेमोक्रेसी नहीं कंडक्ट कराई जा सकती, कभी भी इलेक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन हुआ। इन सबको हमने रॉन्ग प्रूव किया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लिखा गया, हमारे जो सक्सेस थे उसके बारे में लिखा गया, हाईलाइट द सक्सेस अगेंस्ट दिस फैक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है The Hindustan Times praised the conduct of the Indian voters in this historical democratic experiment. Internationals even impressed, ठीक है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वर ऑल्सो इम्प्रेस, ठीक है, वो भी इम्प्रेस हो गए हमसे। इलेक्शन बिकम अ ग्लोबल लैंडमार्क, ये ग्लोबल लैंडमार्क बन गया, ठीक है। वो लोग जिनका ये मानना था कि लो लिटरेसी वाली या पॉवर्टी वाली कंट्री में कभी डेमोक्रेसी नहीं लाया जा सकता, कभी भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं अप्लाई किया जा सकता, उन सबको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया था। फिर आता है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। देखो, अब हम ये देखेंगे, अभी तक तो हमने देखा किस तरीके से हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराए, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस अपना पार्टी अपना डोमिनेंस मेंटेन रखती है। देखो,
फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं 1951 से 52 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या आउटकम था, वही एक्सपेक्टेशन हमें आईएनसी से ही थी और वही जीतती है, ठीक है। क्यों क्यों आईएनसी से हमें एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले अगर किसी पार्टी से हम ज्यादा जुड़े हुए थे तो वो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। उनसे हम कुछ ज्यादा ही अटैच थे, ठीक है। इसलिए जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई पार्टी जीतेगी तो ऑफकोर्स कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए कुछ किया था, है ना। हमारा मानना था कि आज़ादी अगर हमें मिली है तो उन्हीं के कहने पे मिली है, उन्हीं के मेहनत करने पे मिली है। और इवन जो भी लोग आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे वो सब इसके मेंबर बन के ही लड़ते थे, आईएनसी के मेंबर बन के ही लड़ते थे, ठीक है। इसलिए वो जीत गए। लीडरशिप, भाई जवाहरलाल नेहरू, क्यों? क्योंकि उनका कैरिस्मा ही ऐसा था, ठीक है। इतने पॉपुलर लीडर थे वो और सब लोग उनसे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि उनको लीडर बना दिया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, कांग्रेस वॉन 364 आउट ऑफ द 489 सीट्स, ठीक है। 489 पे वोट होने थे ना, तो 489 में से 364 सीट तो कौन जीत जाती है? कांग्रेस। और कोई भी पार्टी जो है वो ऐसी कोई मेजोरिटी में नहीं आती, ठीक है। मतलब कांग्रेस के बाद में मेजोरिटी वोट गेन करने वाली कोई पार्टी नहीं थी। सीपीआई जो थी उसने इनके बाद ज्यादा सीट्स गेन की थी, पर इतनी नहीं कि वो एक मेजर ऑपोजिशन पार्टी बन सके, ठीक है। सिर्फ 16 सीट्स गेन की थी, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट इलेक्शन। तो कांग्रेस जो है उन्होंने बहुत सारे स्टेट के अंदर भी इलेक्शंस जीते थे, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे ट्रेवेंकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा, इनको छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन के बारे में, ठीक है। सब्सिक्वेंट इलेक्शंस जिसमें 1957 और 1962 आ जाता है। कंटिन्यू डोमिनेंस, भाई कांग्रेस ही डोमिनेंस में रहेगी, ठीक है। 3/4 सीट जीत जाती है वो, ठीक है। सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में ऑपोजिशन परफॉर्मेंस, ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। इवन 1/10 सीट भी कोई नहीं जीत पाया। कांग्रेस के बाद में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो असेंबली पार्लियामेंट के अंदर 1/10 सीट भी जीत पाई हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था वहां पे हमने देखा कि स्टेट इलेक्शंस के अंदर मेजोरिटी में कांग्रेस ही जीती, लेकिन जो सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन था वहां पे स्टेट असेंबली जो हुए थे वहां पे कांग्रेस नहीं जीती थी, मतलब डिड नॉट विन एज मेजोरिटी, इतनी मेजोरिटी नहीं जीती थी वो। देखो कांग्रेस डिड नॉट विन अ मेजोरिटी इन अ फ्यू स्टेट असेंबली, फ्यू स्टेट असेंबली इलेक्शन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सेप्शनल वाज इन केरला 1957। मैं अभी आपको बताऊंगी सीपीआई के क्या रोल थे, ठीक है। सीपीआई जीतती है केरला के अंदर, ठीक है, कोएलिशन के थ्रू। और बात तो ये है, बुरी बात कहूँ या अच्छी बात कहूँ, जो कुछ भी था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई पार्टी डोमिनेंस में आती है, पावर में आती है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपनी पोजीशन हटा के और किसी और को वहां पे लगाए। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जब सीपीआई जीत जाती है केरला के अंदर, तो क्या करते हैं पता है? सीपीआई को हटा देते हैं कांग्रेस वाले। कैसे हटाते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम कैसा था यहाँ पे? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे कि कांग्रेस जो थी उसने 1952 के इलेक्शन के अंदर 45% तो वोट हासिल किए थे और 74% सीट हासिल किए थी। वहीं पे सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 10% वोट हासिल करती है और 3% सीट हासिल करती है। अब देखो इसमें क्या चीज होती है, इसमें ट्रिक ये है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसके अंदर एक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी कोई पार्टी है, ठीक है, और मेरी एक पार्टी है। आपकी पार्टी ने क्या किया कि बहुत, आपकी पार्टी जो है, जैसे कि आपकी पार्टी ने अलग अलग स्टेट से मेजोरिटी हासिल की, ठीक है। इतनी नहीं की, लेकिन हाँ इतनी कर ली कि आप जीत जाओ, ठीक है। जितना आप जीत जाओ, सपोज कि 50 में से आपको 100 में से आपको 50 लाने थे, ठीक है। सॉरी 51 लाने थे, 100 में से आपको 51 सीट लानी थी। तो आपने हर स्टेट से 51 51 या 52 इतनी ही सीट्स आपने जीती है, बट जीत ली है, मेजोरिटी आपने जीत ली। और मैंने एक स्टेट, जैसे कि सपोज मैंने केरला से जीती है, और केरला से मैंने 100 में से 100% सीट जीत ली, ठीक है। तो भी वहां पे मेरा दबदबा कम रह के आपका दबदबा ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने भले ही दूसरे स्टेट से कम हिसाब से सीटें जीती है, लेकिन तो भी आपने कितने सारे स्टेट से जीती है, और मैंने सिर्फ एक स्टेट से जीती है, वो चीज है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि मेजोरिटी, जिसने ज्यादा स्टेट से सीट जीती है वो हमेशा जीतता है। और ऐसा ही हुआ, कांग्रेस जो थी वो 45% टोटल वोट जीती थी, और सीट किसी में कितनी मिली इन्हें? 74%, क्योंकि इन्होंने स्टेट्स, ज्यादा स्टेट में से सीट जीती है। वहीं
वहीं पे सीपीआई जिसने 10% वोट जीता, लेकिन एक ही स्टेट में से, एक या दो तीन स्टेट में से ही जीता था, ज्यादा स्टेट में से नहीं जीता था, इसीलिए इन्हें 3 सीटें ही मिली। आई बात समझ में? तो ये चीज है, वोट डिवीजन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तीसरी चीज जो इलेक्टोरल सिस्टम में आती है, वो आती है वोट डिवीजन। इन सब की वजह से कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस में रही। पहली तो फर्स्ट पार्टी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, और फिर आता है वोट डिवीजन। वोट डिवीजन में पता है क्या होता है कि जैसे कांग्रेस, नॉन कांग्रेस वोटर्स है, वो क्या है, जैसे कांग्रेस है, हमने देखा कि 45% सीट जो थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, सॉरी 45% वोट जो था वो कांग्रेस के हाथ में था। तो रिमेनिंग कितना परसेंट रह गया, 55% वोट रह गया। तब ये 55% वोट किसके पास है, किसी एक पार्टी के पास में है क्या? नहीं, अलग अलग पार्टीज के पास में, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 4 है। इसलिए ये क्या है, ये मेजोरिटी में नहीं आई, ये रूल में नहीं आई, ये सारी जो पार्टीज है ये रूल में नहीं आई, और सिर्फ कांग्रेस आई, क्योंकि कांग्रेस अकेले ने 45% वोट हासिल किए। और इन सारी, ये जो 55% वोट हासिल करने वाली जो पार्टी है, ये अकेली पार्टी नहीं है, ये अलग अलग पार्टीज का कॉम्बिनेशन है जिन्होंने 55% वोट हासिल किए। उसके बाद ये सारी पार्टीज जो है ये एक भी नहीं होना चाह रही है, इसलिए कांग्रेस जीत गई। आई बात समझ है? इसे कहते हैं वोट डिवीजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है भाई, इलेक्टोरल एडवांटेज मिल गया था इनको, जो कि था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और पॉलिटिकल लैंडस्केप। दिस सिस्टम लीड द कांग्रेस डोमिनेंस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर आता है सीपीआई। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको सीपीआई के बारे में बताऊंगी केरला के अंदर, है ना। देखो, सीपीआई जो थी, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, वॉन अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन केरला, केरला लेजिस्लेचर। केरला का जो लेजिस्लेचर था वहां पे इन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जीती थी। 126 में से 60 सीट्स इन्होंने जीती थी। ठीक है, प्लस द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट पार्टी का भी सपोर्ट था इनके पास। इनके जो लीडर थे, इनका नाम था EMS नेम्बोदी पद। ठीक है, for the first time in the world, CPI government had come to power through democratic election. एक democratic election से CPI पावर में आना पहली बार था वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब कांग्रेस को ये चीज पसंद नहीं है। उन्होंने एक लिबरेशन स्ट्रगल इनके अगेंस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें लिबरेशन चाहिए। किससे लिबरेशन चाहिए? हमें सीपीआई से लिबरेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी मतलब रूड है, थोड़ी सी रेडिकल है, और हम एक ऐसी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे सबको इक्वली अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो कि सीपीआई से एकदम अलग है, हम कम्युनलिज्म को लेके नहीं चलते। ठीक है, इसलिए सीपीआई को हटा दिया जाए। उनको जैसे तैसे करके इन्होंने निकाल दिया, और वहां पे, जहाँ पे केरला के अंदर जहाँ पे सीपीआई जीत गई थी, वो उसको वहां पे भी गिरना पड़ा, और वहां पे भी कांग्रेस का ही रूल आ गया। तो द सीपीआई हैड टू कम टू अ पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट ए रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, हैड टू कम टू पावर। ठीक है, उनको पावर में आने के लिए क्या प्रॉमिस करना होगा कि हम एक रेडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे भाई। द कम्युनिज्म, the communists claim that agitation was led by vested interest and religious organization. अब देखो 1951-59 में क्या होता है, कांग्रेस एट द सेंटर। ठीक है, कांग्रेस एट द सेंटर डिसमिस द गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 लगा देते हैं, बोलते हैं कि भाई केरला के अंदर तो कुछ सिस्टम सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो दंगे वंगे बड़े हो रहे हैं, यहाँ पे लगा दो भाई स्टेट इमरजेंसी लगा दो। ठीक है, और स्टेट इमरजेंसी लगा देते केरला के अंदर। और आपने इमरजेंसी लगाई है तो फिर तो पार्टी डिसॉल्व होएगी भाई। कहीं पे भी इमरजेंसी लगाते हैं तो उधर की जो पार्टी होती है उसको तो डिसॉल्व होना ही पड़ता है भाई। वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगी वो पार्टी, उसके बाद तो उस पार्टी को डिसॉल्व करेंगे और नए इलेक्शंस होंगे ना वहां पे। वही उन्होंने कर दिया, एंड दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। आई बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ सोशलिस्ट पार्टी। अब जैसा इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया ना, सेम वैसा के वैसा ये सोशलिस्ट पार्टी के साथ करते हैं। देखो, होता ये है कि 1930 के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहे थे, अ, हाँ, तो उस दौरान क्या होता है कि एक ग्रुप बनता है, कांग्रेस के अंदर ही बनता है, एक ग्रुप बनता है जिसे हम यंग लोगों का ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ यंग रेडिकल लीडर्स। ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर ही होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़े ज्यादा इगैलिटेरियन और सोशलिस्ट आइडिया से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये सोशलिज्म का आप मतलब जानते हैं ना हम। देखो, आपको सबसे पहले ना डिफरेंस पता होना चाहिए कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म के अंदर। मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, जिसके अंदर वो क्या होता है, वो आपके कैपिटलिज्म के एकदम अगेंस्ट होता है।
तो वो जो सिस्टम है ना जिसमें आप कैपिटलिज्म के एकदम अगेंस्ट है, आप बिल्कुल कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, वो चीज आती है कम्युनलिज्म में। ठीक है। और सोशलिज्म जो होता है ना वो थोड़ा लिबरल होता है। वो कहता है कि ठीक है कैपिटलिज्म चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन ये है कि कैपिटलिज्म का कुछ शेयर जो है वो सरकार के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या करे, वो शेयर को जनता के बेनिफिट के लिए यूज करे। आई बात समझ में? इसे कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो 1930 के अंदर कांग्रेस के अंदर ही बनती है। मतलब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसी का एक मेंबर बनती है। ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये आईएनसी और जो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज होती है ना, ये क्या करती है पता है, ये अपने अंदर है ना बहुत सारे फ्रैक्शंस रखती है। फ्रैक्शंस मतलब अपने अंदर ही बहुत सारी पार्टीज को जगह देती है। ठीक है। तो वैसा ही इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के साथ किया था 1930 के अंदर। जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहे थे उसी दौरान आईएनसी के अंदर एक अलग से पार्टी बनती है जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। अब ये जो पार्टी है ये 1934 के अंदर इसके जो लीडर थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही वो एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट पार्टी। सेपरेट पार्टी कब बनती है? 1948 में। 1948 के अंदर कांग्रेस एक अमेंडमेंट लाती है जिसके अंदर वो कहती है कि ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप नहीं होना चाहिए। मतलब एक इंसान दो दो पार्टी का मेंबर रहे, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, इसे हटाओ। ठीक है। आई बात समझ में? तो उसके चलते जो आपकी आईएनसी थी उसमें से जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी वो निकल जाती है और वो सेपरेट अपनी पार्टी बना देती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। उसके बाद आता है, सॉरी, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी और क्रिटिसिज्म क्या है? तो इसकी आइडियोलॉजी है, इनका मानना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। इनका मानना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है हम इन दोनों से अलग है। इनका मानना है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं कांग्रेस को क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेवर करता है कैपिटलिज्म को और लैंडलॉर्ड्स को, और नेग्लेक्ट करता है वर्कर्स को और पीसेंट्स को। देखो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना वो तो अमीरों की पार्टी थी। क्यों? क्योंकि आप जब देखोगे इंडिपेंडेंस के दौरान जो भी मेंबर रहे, नेहरू जी रहे, गांधी जी रहे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, या जो भी मेंबर्स रहे, ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। तभी तो भाई वो अमेरिका तभी तो वो मतलब यूरोप गए पढ़ाई करने के लिए, लंदन वंदन गए पढ़ाई करने के लिए, तो उनके पास पैसे होंगे तभी गए ना, इसीलिए उनको अमीरों की पार्टी कहते थे, है ना। इलेक्टोरल स्ट्रगल क्या चल रहा था देखो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इलेक्टोरल स्ट्रगल। डिस्पाइट हैविंग अ प्रेजेंस इन मैनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन तो भी सोशलिस्ट पार्टी जो है वो अच्छा खासा वोट नहीं जीत पाती है। ठीक है। The Socialist Party achieve electoral success only in limited area। in 1955 क्या होता है, कांग्रेस जो होता है एक नया गोल अडॉप्ट करती है और वो होती है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जैसे उधर उन्होंने क्या किया, उधर इन्होंने क्या किया, लिबरल स्ट्रगल शुरू कर दिया ना। इधर इन्होंने क्या किया, इन्हीं की आइडियोलॉजी ले ली, सोशलिस्ट पैटर्न, बोला कि अब से कांग्रेस जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अडॉप्ट करेगा। अब इसके अंदर इन बेचारों की क्या गलती? तो इट बिकम डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट हो गया सोशलिस्ट पार्टी के लिए टू प्रिवेंट देम सेल्फ। ठीक है। अब उनको पता ही नहीं चल रहा हम क्या करें। ठीक है। इंटरनल डिविजन एंड लीडरशिप। ठीक है। अब इसके अंदर इसके मेंबर्स कौन थे वो सब देख लो। राम मनोहर लोहिया क्रिटिसाइज द कांग्रेस हार्शली, इन्होंने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह के लिए क्रिटिसाइज किया, बोला 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 बहुत गंदी पार्टी है हमारी, पूरा तहस नहस कर दिया हमारी वो। ठीक है। हमारे सिस्टम ही खराब कर दिया, अब हम कैसे रूल करेंगे भाई। ठीक है। वहीं पे अदर जैसे अशोक मेहता है वो थोड़ा थोड़ा फेवर में थे, उनका नहीं। ठीक है। हमारी थी एक टाइम पे, है ना। आई बात समझ में? ठीक है। द पार्टी एक्सपीरियंस नंबर स्प्लिट। ठीक है। जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके बहुत टुकड़े हुए, वापस रीयूनियन हुआ, बहुत टुकड़े अगेन, वापस रीयूनियन। ठीक है। तो इसके बहुत सारे टुकड़ों में से कुछ टुकड़े जो है, कुछ फ्रैक्शंस जो है वो ये है, जैसे कि किसान किसान मजदूर प्रजा पार्टी, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। लीगेसी मतलब जो प्रोमिनेंट लीडर थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मनोहर लोहिया एंड एम एस जोशी। ठीक है। बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इंडियन पार्टीज जो है, अभी जो कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के टाइम में जो आप पार्टीज देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जैसे समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर। ठीक है। ये सारी है ना इन कम्युनिस्ट पार्टी की ही पार्टीज है। आई बात समझ है? समरी में ये है कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की जर्नी शुरू होती है, वो रेडिकल विंग्स के साथ शुरू होते हैं। ठीक है। और कांग्रेस जो है उनको अपने में से सेपरेट कर देता है। ठीक है। बाय इंटरनल डिविजन एंड लिमिटेड इलेक्टोरल सक्सेस, उनको इतना सक्सेस भी नहीं मिलता है इलेक्शन के अंदर। और फाइनली यही इसकी स्टोरी होती है सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस।
थोड़ी-सी मैं साँस ले लूँ। अब आता है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। देखो, आज का जो ये वीडियो है ना, ये थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपका ये सेकंड चैप्टर ही बहुत बड़ा है, ठीक है? और मैं मुझसे जितना फ़ास्ट हो सकता है, मैंने उतनी फ़ास्ट पढ़ाने की आपको कोशिश की है। बाकी आप जैसे कि ये जो नोट्स है ना, इसमें से पढ़ सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ़ हिंदी में समझा रही हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है ना? आपकी बुक में क्या लिखा है, मैं उसको हिंदी में आपको थोड़ा-सा ईज़ी वे में समझा रही हूँ। बाकी आप है ना, इनको पॉज़ करके इन वीडियोज़ को और इन नोट्स को एक बार पढ़ लेना। मेरे हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ़ ये नोट्स पढ़ के जाओगे ना, विल बी स्कोरिंग हाईएस्ट, ठीक है? तो पढ़ लेना, ठीक है? बाकी मैं अभी समझा देती हूँ आपको, ठीक है? अब है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस में क्यों आ रहा था भाई? अपन अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं वैसे तो, क्यों डोमिनेंस में आया वगैरह। तो इसका नेचर क्या था देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने हम पे कितने साल रूल किया भाई, 54 ईयर्स, वो भी कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं था बीच में छुट्टी नहीं मारी है इन्होंने कहीं पे भी। सो देयर हैव बीन वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया। क्या इंडिया के अंदर ऐसा था? वन पार्टी डोमिनेंस था, ठीक है? इंडिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, चाइना, क्यूबा, सीरिया, जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है? म्यांमार, बेलारूस, ठीक है? इजिप्ट, इरिट्रिया, रीट्रिया, ठीक है? यहाँ पे भी वन पार्टी सिस्टम चलता है, लीगल, मिलिट्री या किसी भी तरीके से चलता है, लेकिन चलता है। मेक्सिको के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर, सारी जगह आपका क्या सिस्टम चलता है? वन पार्टी सिस्टम, ठीक है? तो क्या इंडिया के अंदर भी वन पार्टी सिस्टम था? नहीं था। इंडिया के अंदर कोई वन पार्टी सिस्टम नहीं था। लेकिन इंडिया के अंदर फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो 54 ईयर्स तक हम पे रूल करती है। तो वो कैसे रूल कर पाती है? तो उसके है ना, ये 4 पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? 4। पहला है लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भाई, लीगेसी का क्या मतलब है? कि इनका वो जो दबदबा था, इनका जो वो फैंडम था, ठीक है? किस दौरान? इंडिपेंडेंस के दौरान। सब लोगों के दिमाग में था भाई, कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो हमें आजादी कैसे मिलती? बस उसी बेसिस पे इनको क्या मिल गई? अच्छी खासी पावर मिल गई। और इसीलिए इन्होंने 54 ईयर्स रूल किया। पहली चीज समझ में आ गई, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई बिकॉज ऑफ दी नए नए इंडिपेंडेंस, ठीक है? और फिर आजादी इतनी मुश्किल से मिली थी हमें, ठीक है? और हमारा मानना था कि जितने भी हकीकत में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो इसी पार्टी से बिलोंग कर रहे थे ना, इसलिए हमारा यही मानना था, ठीक है? मतलब 80% तो इन्हीं से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है ना? The Congress Party was deeply intervened with the Indian freedom movement, and many of its leaders have been prominent figure in that struggle. And this historical legacy provided the party with widespread legitimacy and support among the Indian populace. ठीक है? Second चीज आती है organizational structure. Organizational structure का क्या मतलब है? कांग्रेस जो थी ना, वो well established organized structure को लेके चलती थी पूरी कंट्री में, ठीक है? पूरी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के इंडियन कंट्री के अंदर इन लोगों का अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। बाय द टाइम अदर पार्टी इमर्ज, ठीक है? कांग्रेस के अंदर कुछ पार्टी मिक्स भी हो जाती थी, है ना? जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रैक्शंस वाला, वही चीज इन्होंने बताई है, ठीक है? बाय द टाइम अदर पार्टीज इमर्ज, कांग्रेस हैज ऑलरेडी सॉलिडिफाइड इट्स प्रेजेंस एंड बिगेन कंपेनिंग, गिविंग इट अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, ठीक है? दूसरी कंट्रीज जब तक मतलब पॉलिटिक्स में आती, तब तक तो कांग्रेस जो थी वो अपना पूरा दबदबा बना चुकी थी, ठीक है? अपना पूरा स्फीयर एक एक फील्ड बना चुकी थी, ठीक है? पूरी कंट्री के ऊपर, ठीक है? दूसरी पार्टी कंट्री के अंदर आती, मतलब जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है ना, वैसे दूसरी पार्टीज जैसे कि बीजेपी है अभी के टाइम पे, तो वैसे की वैसे अगर सीपीआई देख लो उस दौरान की, तो सीपीआई जो है वो कांग्रेस के जैसे पूरी कंट्री के ऊपर छाती। उससे पहले कांग्रेस जो थी वो पूरे लाखों दिलों के ऊपर राज कर चुकी थी, ठीक है? इंडिया के लाखों लोगों की जो दिल था उसको जीत चुकी थी, ठीक है? आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट जो है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये पहली बार आया ना भाई, वही चीज। कांग्रेस वाज द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैविंग बीन एक्टिव लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले भी एक्टिव थी, इसलिए दिस अर्लियर स्टार्ट, ये जो इनका अर्लियर स्टार्ट था ना, वो भी इनका इंपॉर्टेंस रहा डोमिनेंस का, ठीक है? चौथा चीज आता है नेशनल अपील, ठीक है? कांग्रेस जो थी वो इंक्लूसिव नेचर था इनका, ठीक है? और ब्रॉड बेस अपील मेड इट अट्रैक्टिव टू द वोटर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड रिलीजन, ठीक है? जैसा कि मूवमेंट्स वगैरह हुए थे ना, सिविल डिसोबीडियंस या फिर नॉन कॉर्पोरेशन वगैरह, तो इस दौरान ये इंक्लूसिव नेचर था ना, इनको ये हर जगह से, हर इंडिया के हर एक कोने से हर इंसान को बुला रहे थे कि आप सब आइए और इस पार्टी का मेंबर बनिए और लड़िए हमारे साथ। किसके लिए? आजादी के लिए लड़ी है ना? तो ये भी इनके कारण थे, ठीक है? आई बात समझ में? तो जो कांग्रेस है वो डोमिनेंस में रही चार कारणों की वजह से। पहला इसका फैंडम था। दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि पार्टी जो थी वो
पहले आ गई थी स्टेज पे, ठीक है? और उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि पूरी कंट्री के अंदर उसी की वाहवाही थी। उसके बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज, भाई पहली पार्टी थी, इंडिपेंडेंस से पहले भी इसी का ही दबदबा चल रहा था, ठीक है? इसलिए दूसरी पार्टी आती, इससे पहले इसने अच्छा खासा अपना एडवांटेज जमा दिया था, ठीक है? उसके बाद आता है अपनी पॉलिसीज़ वगैरह उस हिसाब से डिज़ाइन की थी। और फिर जो चौथा पॉइंट आता है वो नेशनल अपील, ठीक है? इन लोगों का ऐसा इंक्लूसिव नेचर था, तो ये लोगों को अपने अंदर आने के लिए प्रोत्साहन करते थे, ठीक है? एनकरेज करते थे कि आओ आप सब हमारे मेंबर बनो और हम सब मिलके अपनी जनता के लिए लड़ेंगे और अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ठीक है? और इसी इंक्लूसिव नेचर की वजह से लोग जो थे वो इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ठीक है? शॉर्ट नोट जो है नीचे वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेंस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस elections stem from its deep root in the freedom struggle, strong organization network, and the first mover advantage. ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताई. As the inheritance of the national movement, Congress had a head start in mobilizing support and campaigning across the country, giving it an edge over the newer political entrant. Uh, Additionally, it inclusive nature and historical legacy. मैंने जो ऊपर बताया ना बस उसी चीज को मैंने नीचे बताया छोटू सी फॉर्म में, ठीक है? पढ़ लेना अगर पढ़ना हो. उसके बाद आता है कांग्रेस है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, ठीक है? अभी मैंने आपको नहीं बताया था कि कांग्रेस जो थी वो एक एजुकेटेड प्रोफेशनल्स मतलब रिच लोगों की पार्टी थी, है ना? वही चीज हम पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस जो था उसका क्या आइडियोलॉजी थी, ठीक है? और कैसे दूसरी पार्टीज जो थी वो भी इसके मेंबर थी. देखो सबसे पहले आता है ओरिजिन एंड अर्लियर इवेल्युएशन. कांग्रेस जो थी ये किन लोगों की पार्टी थी? न्यूली इलेक्टेड एंड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास की ये पार्टी थी. ये 20th सेंचुरी में आती है, ठीक है? एंड फाउंडेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी 20th सेंचुरी में आती है और फिर ये बड़ी पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मास पार्टी कैसे कन्वर्ट हो जाती है भाई? इसेंशियली डोमिनेटेड बाय, इसेंशियली इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास या फिर अपर कास्ट या फिर अपर मिडिल क्लास या अर्बन इलाइट्स जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है? लेकिन विथ ईच जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या फिर जो पार्टी सोशल बेस ब्रॉडेंड, जो ये सारे कॉन्सेप्ट थे इनकी वजह से इन्होंने क्या किया? इन्होंने पीजेंट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अर्बन ड्वेलर्स को, विलेजर्स को, वर्कर्स को, ओनर्स को और वेरियस सोशल क्लास और कास्ट को अपने अंदर डाला, इंक्लूड किया, ठीक है? अपन ने पढ़ा ना इनका इंक्लूसिव नेचर था. तो इंक्लूसिव नेचर कैसे था भाई? इन्होंने इतने सारे जो मूवमेंट्स किए ना उस मूवमेंट्स के अंदर इन्होंने सबका पार्टिसिपेशन मांगा. बोला आप सबकी योगदान से ही हम इंडिपेंडेंस को गेन कर पाएंगे. इसके चक्कर में ये एक मास पार्टी का रूप बनी, ठीक है? नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट सारे लोगों को इन्होंने इस पार्टी का मेंबर बना दिया इस मूवमेंट के अंदर. इसने ही बहुत सारे मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा के, ठीक है? फिर आता है लीडरशिप एंड द सोशल बेस. तो लीडरशिप एक्सटेंड होता है इनका अपर कास्ट और अपर क्लास प्रोफेशनल से. एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी आते हैं इनके, रूरल ओरिएंटेशंस भी आते हैं, है ना? धीरे धीरे इंक्लूसिव नेचर की वजह से सबको इंक्लूड कर देते हैं. बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस जो था वो एक ब्रॉड, एक इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पे अलग अलग क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट के लोग आपको देखने को मिलते थे सिर्फ एक पार्टी के अंदर. आई बात समझ में? तो ये कोएलिशन हो गया था, कोएलिशन ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी. आई बात समझ में? आइडियोलॉजिकल कोएलिशन. आइडियोलॉजिकल कोएलिशन का मतलब है कि कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन. कोएलिशन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह आना, और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन का मतलब है कि बहुत सारी आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले लोग एक ही पार्टी के अंदर आना. अकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ बिलीफ एंड आइडियोलॉजी. बहुत सारी आइडियोलॉजीज और बिलीफ आपको कांग्रेस में देखने को मिलती थी. इसलिए तो हमने देखा ना कि भाई कांग्रेस के अंदर कौन था? सोशल कम्युनिस्ट वाले थे ना, और सॉरी सोशलिस्ट वाले थे ना, तो सोशलिस्ट वाले भी इनके अंदर थे. ऐसे बहुत सारी आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो इसमें से बाहर निकल गए. आई बात समझे? कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन अकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ बिलीफ एंड आइडियोलॉजी इंक्लूड रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट. ठीक है, मतलब इसके अंदर रेवोल्यूशनरीज भी थे और पैसिफिस्ट मतलब काम नेचर वाले लोग भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, सब लोग थे इस कांग्रेस के अंदर. ठीक है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे बिलीव्स को मानने वाले लोग थे. ठीक है, सर्व एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ वेरियस ग्रुप इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट. फिर आता है इंटरनल डाइवर्सिटी एंड कॉन्शियस बिल्डिंग. ठीक है, इसके अंदर क्या है? डिस्पाइट हैविंग ग्रुप विद डिफरेंट आइडेंटिटी एंड बिलीफ, कांग्रेस मैनेज टू कंटेन differences and build a broad conscious. आई बात समझो? इतने सारे differences होने के बाद भी ये एकजुट होके रहे. allow organization with their own constitution and structure to exist within
इट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया कि लोग प्री इंडिपेंडेंस डे से पहले इसी के अंदर जुड़े हुए रहे। ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शंस थे इसके, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी हो गई, ऑपोजिशनल पार्टी बन जाती है बाद में। ठीक है, लीगेसी एंड डोमिनेंस, लीगेसी क्या थी भाई, कांग्रेस एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर एंड प्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ सोशल ग्रुप इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या करते थे, ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करते थे, पॉलिटिकल लेवल पे उनके इंटरेस्ट को पुट करते थे और बोलते थे कि ये डिमांड्स हमारी पूरी हो जानी चाहिए। ये लीगेसी थी। द पार्टीज इंक्लूजन नेचर एंड ब्रॉड कोएलिशंस वर की टू इट्स सक्सेस। ठीक है, इनका जो इंक्लूसिव नेचर था और जो ब्रॉड कोएलिशन बना रखा था इन्होंने, यही इनका मेन सक्सेस का कारण था प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। समरी के अंदर मैंने वही चीजें बता रखी है जो मैंने ऊपर बढ़ा रखी है। ठीक है, जो आपको जल्दी समझाना है इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी समरी, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शन।